Hello students, welcome back on my YouTube channel Arigart. Today I'm here with a new topic in front of you, and the topic is ultraviolet absorption spectroscopy. This one is the first part, and in this part we will discuss that what is the principle of ultraviolet absorption spectroscopy. So students, let's see what is the principle. Question related to principle of ultraviolet absorption spectroscopy is given here, that write short note on principle of ultraviolet spectroscopy. क्वेश्चन MD 2015 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, किस बिहाफ पर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। तो बिफोर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल आई जस्ट वांट टू डिफाइन दीज टू टर्म्स, दैट इज अल्ट्रावायलेट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि जो अल्ट्रावायलेट है वो क्या है, तो हम बोलते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट है दैट इज अ रेडिएशन, ठीक है, दिस इज ए रेडिएशंस, दिस इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ही एक टाइप होती है, ठीक है। आप देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या होती है, दैट रेडिएशंस विच हैव दैट रेडिएशंस which have both electric and magnetic field, electric and magnetic field associated with it, associated with it, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आपके पास गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशंस हैं, देन आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, आपके पास रेडियो वेव्स है। ये सभी क्या होती है आपके पास, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। अब जब हम अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे तो इसके अंदर जो रेडिएशन हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है आपके पास, वो रेज आपके पास होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके, नाउ देखिए जो सेकंड टर्म हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि क्या है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपके पास एक केमिस्ट्री की क्या है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर होता है उसका हम किसके साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करके हमें एक स्पेक्ट्रा मिले, ठीक है। और उस स्पेक्ट्रा के बिहाफ पर हम उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर दैट व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज द interaction of मैटर। मैटर मीन्स मैटर यहाँ क्या होगा आपके पास, या तो कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा या कोई इनऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। कोई भी मैटर है आपके साथ, इंटरेक्शन होगा मैटर का किसके साथ, विद electromagnetic radiation, so that energy is emitted or absorbed, या तो एनर्जी इमिट की जाए या क्या की जाए आपके पास, एब्जॉर्ब की जाए। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको पता चला अल्ट्रावायलेट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर का किसके साथ इंटरेक्शन करवाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। जब हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उस केस में हम मैटर का, कोई भी मैटर जो है आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई मैटर है, तो इसके ऊपर जो हम रेडिएशंस फॉल करेंगे वो कौन सी रेडिएशन होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। अब देखिए जो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसके अंदर हम करते क्या है, मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन के अंदर वो होता किसकी वजह से है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है आपके पास, सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जब मैटर के ऊपर आई तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका, रेडिएशंस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस वो किसकी वजह से होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है ड्यू टू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ड्यू टू हाई
energy electronic transition. Electronic transition due to high energy electronic transition, that is from lower electronic level to higher energy levels. ठीक है, कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है या विजिबल रीजन के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ जो रीजन लिखते हैं, रीजन जो आप यहाँ पर लिखते हैं, रीजन जो आप मेंशन करोगे यहाँ पर रीजन, तो रीजन कौन सा है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का रीजन है। ठीक है, तो जो रीजन होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वो होता है आपके पास 200 to 800 नैनोमीटर, 200 to 800 नैनोमीटर। अब देखिए, जो 200 से जो आपके पास 800 नैनोमीटर तक का जो आपके पास रीजन है, उसके अंदर जो आप यहाँ भी डिवाइडेड होता है रीजन्स, जो आपसे 200 to 400 नैनोमीटर का जो रीजन है उसको बोला जाता है क्वार्ट्ज रीजन, और इसी को कंसिडर किया जाता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के लिए। इट इज कंसिडर्ड फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। ओके, सेकंड जो होता है वो रीजन कहाँ हो गया आपके पास, 400 से अब वो आपके पास कहाँ तक जाए, 800 तक। ठीक है, और इस रीजन को बोला जाता है विजिबल रीजन। ठीक है, इसमें एक टर्म और भी यूज आप करते हैं कि यदि आपके पास रीजन 200 से क्या है, ब्लो है, ब्लो 200 से यदि आपके पास कोई रीजन है तो उस रीजन को आप क्या बोलते हो, उस रीजन को आप बोलते हो फार रीजन। क्या बोलेंगे उस रीजन को हम, दैट इज फार रीजन। ठीक है, और इस रीजन के अंदर जो आपके पास अल्ट्रावायलेट है वो इतना ज्यादा स्टडीड नहीं किया जाता। ठीक है, अल्ट्रावायलेट इस केस में ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ जो एब्जॉर्प्शन, यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। ठीक है, और हमें प्योर जो स्पेक्ट्रा है वो ऑब्टेन नहीं होता। ठीक है, नॉट स्टडीड, आप इसको लिख सकते हैं नॉट स्टडीड वेरी मच। और रीजन उसका क्या है, रीजन उसका है यहाँ पर, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, हम इसको क्या है स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम इंस्ट्रूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट क्या किसकी पड़ती है, इसको इसके अंदर यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये था आपके पास अल्ट्रावायलेट के बारे में। अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल को। Now we will discuss that what is the principle of ultraviolet spectroscopy. Now देखिए स्टूडेंट्स, हम यदि किसी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं, that is whenever a ultraviolet or visible radiations is passed through a solution of organic compound। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है उसके ऊपर आपने क्या किया है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है फॉल की। ठीक है, तो उसके फॉल करने से क्या होगा कि दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो वो क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या उसको इमिट करेगा। ठीक है, वहां से ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो इट इज आइदर absorbed or transmitted radiations
इट इज अब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, और वो डिपेंड किस पे करता है कि वो अब्जॉर्ब करे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास, डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस के ऊपर, कि आपके पास जो डाली गई रेडिएशन है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, डाली गई जो रेडिएशंस है उसकी वेवलेंथ क्या है। सेकंड वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल का, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। नाउ यदि रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, यदि रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो उसके रिजल्ट से क्या होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो एनर्जी गेन करके हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, absorption of energy, the electron gets excited from ground state to some higher energy इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, वो हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के, एज या वी कैन से राइट हियर एज since the energy level of molecules are quantized, क्योंकि जो एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज का मतलब आप समझते हैं, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो क्या है आपके पास, फिक्स है। दस आप यदि एनर्जी रिक्वायर्ड फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, जो डाली गई रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी उतनी जरूर होनी चाहिए ताकि एक्साइटेशन हो सके ग्राउंड से हायर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है दोस्तों। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी will occur only when the energy of incident radiation matches exactly with the energy difference between the ground and excited electronic state of molecules, ठीक है, कि हमारे पास जो रेडिएशंस आप इंसिडेंट कर रहे हो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, उनकी रेडिएशन इतनी तो होनी ही चाहिए ताकि वो जो एनर्जी डिफरेंस है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में उसको ओवरकम कर सके, ठीक है, उस जितनी होनी चाहिए। लाइक यदि मैं कहूं कि आपके पास ये दो ग्राउंड स्टेट, एक जो है आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, वन इज E0 जिसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक आपके पास है E1 दैट इज एक्साइटेड स्टेट, एक E0 है और एक एक्साइटेड स्टेट है, तो इन दोनों एनर्जीज लेवल्स का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेल E, वो क्या हो जाएगा बस फाइनल, मतलब एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वो उस किसके बराबर होना चाहिए, रेडिएशन जितनी हम उसके ऊपर फॉल करें, जो इंसिडेंट रेडिएशन आप उसके ऊपर फॉल करें वो इसके बराबर होनी चाहिए, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हम फोटो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं,
ठीक है, जो भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाते हो, फोटोकेमिकल रेडिएशंस, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस करवाते हो, सॉरी दिस वन इज अ रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हो, वो जनरली किस रीजन में होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर होती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करवा सकती है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, यहाँ जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर अंदर, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, इस स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये था आपके पास प्रिंसिपल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इतनी जरूर होनी चाहिए कि दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको वो ओवरकम कर सके।